तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैक ड्रीम करियर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्नातक का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ही चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए देखते क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम से डिस्कशन करते कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे होता ना कि किसी भी चीज़ का सार या फिर एक क्या पढ़ना है इस चीज़ में या फिर इसके विषय में क्या जानना है, तो उसका टॉपिक से पता चल जाता है। तो वही चीज़ हम इसमें भी देखेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप, या आखिर इस टॉपिक का नाम या फिर इस चैप्टर का नाम भारत का भौतिक स्वरूप ही क्यों पड़ा। तो आइए डिस्कशन करते हैं कुछ। तो जैसे सबसे पहली बात यहाँ बोल रहा है कि भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर्स समझ सकते हैं। स्वरूप यानी कि फीचर्स मीन्स उसका बनावट कैसे हुआ है। जैसे अगर हम बात करें खुद की, तो मेरा देखिए एक नाक है, एक मुंह है, इधर पूरा जो भी है समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है, या फिर भारत का भौतिक स्वरूप में हमें क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ हमें इनसे पता चल जाएगा। तो इनमें मेनली हमें पढ़ना हो रहेगा पहाड़, नदियाँ, झील, तालाब, इन्हीं सब चीज़ों के विषय में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो कि भारत में उपलब्ध हो। अदर कंट्री से रिलेटेड हमें कुछ वैसा अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इस चैप्टर में भारत से रिलेटेड पढ़ना है। तो आइए अपना टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे, परिचय। परिचय में क्या जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप के से ही रिलेटेड। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में बहुत सारे चीज़ों की उपलब्धि है। जैसे अगर हम बात करें अदर देश की, तो बहुत से देश में कहीं पहाड़ ज़्यादा हैं, तो कहीं झील वाले क्षेत्र ज़्यादा हैं, कहीं समुद्री तट ज़्यादा है, तो इस तरह करके। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत की, तो इनमें सारे चीज़ों की उपलब्धता लगभग है। जैसे यहाँ पर्वत पहाड़ भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, नदियाँ झील भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, समुद्री तट भी है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सारी चीज़ों की उपलब्धता है। अब आगे हम ये जानेंगे ना इसमें, जैसे हम बोले अभी कि भारत में लगभग सभी चीज़ों की उपलब्धता है। तो अगर हम बात करते हैं मृदाएँ की, मिट्टियाँ की, तो आप अलग अलग जगह पर देखिएगा कि मिट्टियाँ की रंग, मतलब मृदाएँ की रंग जो भी है कलर, उसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की है। जैसे कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, इसी प्रकार से। आइए अब ये मतलब ये बोल सकते हैं ना कि कारण क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मृदाएँ की रंग कहीं लाल है तो कहीं काली, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ सेलों का प्रभाव है। तो सेल का प्रभाव क्या है, जैसे अगर हम बात करें सेल में भी काफ़ी प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, इन्हीं प्रकार से अवसादी सेल। तो इन्हीं सारे सेलों के टूटने फूटने के क्रम से कुछ मृदाएँ का निर्माण होता है। तो कुछ हम ये बोल सकते हैं ना कि मिट्टियाँ का निर्माण में या फिर मिट्टियों का कलर पर एक प्रभाव सेलों का भी पड़ता है। तो उसी प्रकार से आइए हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे हम बताएं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लगभग सभी चीज़ों की उपलब्धता है। और क्या बताएं कि मिट्टियाँ का रंग के ऊपर कहीं ना कहीं सेलों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो इन्हीं सारे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए बोल सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। और इन्हीं भू आकृतियों को जानने के लिए एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी बोला जाता है इसे। इसे इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मेनली अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है, अब पृथ्वी का भूप्रपट्टी क्या है ये पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सपोज मेरा क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं, मतलब ये अगर पूरा गोल पृथ्वी है तो इसका एक कोना हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे, समझने के लिए सिर्फ। हालांकि एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी का एक कोना बाहर निकाल दें, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाला पोर्शन जो हम बाहर निकाले हुए हैं। अब इसी को मेनली हम देखते हैं तो 3 रूपों में विभाजित किया गया। सबसे ऊपरी वाला जो परत है इसको हम भूप्रपट्टी बोलते हैं। इसके बाद का जो प्लेट है इसे मेंटल बोलते हैं, इसे क्रोड बोलते हैं। भूप्रपट्टी को इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ये मेंटल ही बोला जाता है, और ये कोर कहलाता है।
अब ये भूप्रपट्टी मेंटल क्रोड क्या है, तो भूप्रपट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, उसके बाद का सतह जो है सो उसे मेंटल बोला जाता है और उसके बाद के सतह को क्रोड बोला जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक में जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिसे भूप्रपट्टी बोला जाता है, यही भूप्रपट्टी पर या फिर भूप्रपट्टी का निर्माण के लिए लगभग कुछ 7 बड़े बड़े प्लेट एवं कुछ छोटे प्लेटों के विषय में पढ़ना है। तो 7 बड़े प्लेट एवं कुछ छोटे प्लेटों को देखेंगे इसमें। तो अब भूप्रपट्टी का निर्माण के लिए 7 बड़े प्लेट एवं कुछ छोटे प्लेट आए थे। अब उन्हीं के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मेनली हमें 3 प्रकार के प्लेट पढ़ना पड़ता है, जिसमें से वो 3 प्लेट मेनली ये है। पहला का नाम अभिसारी सीमा, दूसरा है अपसारी सीमा और तीसरा है रूपांतरित सीमा। अब देखिए इन्हीं तीनों सीमाओं के आधार पर वही सारे जो हम बताएं अभी 7 बड़े एवं कुछ छोटे प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब अभिसारी सीमा क्या है, अपसारी सीमा क्या है, रूपांतरित सीमा क्या है, आइए इन सब को हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि अभिसारी सीमा क्या है। तो देखिए अभिसारी सीमा वैसे 2 प्लेट को बोलते हैं जब 2 प्लेट आपस में आके टकराते हैं। क्या करते हैं, आपस में आके टकराते हैं। देखिए सपोज कोई एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, ये कोई 2 प्लेट है, इसका नाम हो गया प्लेट ए, इसका नाम हो गया प्लेट बी। तो हमने क्या बोला अभी कि कोई भी जब 2 प्लेट आपस में आके टकराता है तो उन दोनों प्लेटों के बीच में या तो तोड़ फोड़ की क्रिया होती है या तो दोनों प्लेटों में से एक प्लेट भारी प्लेट होता है और दूसरा हल्का प्लेट। तो जो हल्का प्लेट होता है वो क्या होता है, भारी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाता है, मीन्स अंदर घुस जाता है। जैसे देखिए अगर सपोज ये 2 प्लेट है, अब ये 2 प्लेट क्या होते हैं, 2 से आपस में आके टकराते। देखिए आपस में आके टकरा रहे तो क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट आपस में आके टकराते तो टकराने के दौरान या तो ये आपस में तोड़ फोड़ की क्रिया करेंगे या तो फिर जो दोनों में से हल्का प्लेट होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाएगा, मीन्स अंदर घुस जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए सपोज हम बोल रहे ये मेरा हल्का प्लेट है, ये मेरा भारी प्लेट है, तो क्या होगा, ये हल्का प्लेट आके टकराएगा, टकराने के बाद या तो तोड़ फोड़ की क्रिया होगी या तो फिर नीचे घुस जाएगी। यही मेनली हमें इस थ्योरी में देखना है, किसमें, अभिसारी सीमा में देखना है। अब हम बात करते हैं अपसारी सीमा की। तो अपसारी सीमा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें 2 प्लेट आपस में आके टकराता है और अपसारी सीमा में क्या होता है, 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाता है। क्या होता है, आपस में एक दूसरे से दूर जाता है। जैसे ये सपोज 2 प्लेट है तो ये दोनों प्लेट क्या है, आपस में अभी एक समय पर देखिए एक ही जगह है और कुछ क्रिया होने के बाद, कुछ कार्य होने के बाद क्या होता है, ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो यही दूर जाने की क्रिया इस अपसारी सीमा में आता है। और यही दूर जाने की क्रिया के कारण अभी हम जो देखते हैं, हमारा भारतीय प्लेट हो गया, अमेरिकी प्लेट हो गया, ठीक है, इन सारे प्लेटों के बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यही अपसारी सीमा। क्यों, क्योंकि हम अभी बताएं कि ये सपोज कोई 2 प्लेट है, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, तो ये दोनों प्लेट क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और यही दूर जाने के कारण अगर हम बात करें भारतीय प्लेट में और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरियां क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले का टाइम में अगर आज से हम कई सालों पहले की बात करें तो उस समय क्या था, सारे प्लेट एक दूसरे से सटी हुई थी, मीन्स एक दूसरे से ज्वाइंट थी। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो सारे प्लेट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है क्या हो रहा है, प्लेटों में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा अपसारी सीमा में। अब अगर हम बात करते हैं रूपांतरित सीमा, जो हमारा तीसरा सीमा, इसमें अगर बात करते हैं तो 2 प्लेट क्या होता है, आपस में एक दूसरे के करीब आने के बाद ये कुछ क्षैतिज दिशा में मूव करने लगते हैं। क्षैतिज दिशा में मूव करना मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे। जैसे देखिए सपोज ये कोई 2 प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में सामने आते हैं, सामने आने के बाद क्या होता है, ये क्षैतिज दिशा में मूव करने लगते हैं, कुछ इस तरह ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं। तो ये क्या है, किसमें है, रूपांतरित सीमा में। हमने क्या बताया रूपांतरित सीमा में कि कोई भी 2 प्लेट है, सपोज ये प्लेट ए हो गया और ये प्लेट बी, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव करते हैं।
एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, और अगर दूसरा नीचे, पहला नीचे तो दूसरा ऊपर। तो ये होता है हमारा किसमें, रूपांतरित सीमा में। तो ये रहा मेरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और हमने ये बताया, अभी एक बार और रिवीजन करते हैं। अभी सारी सीमा में क्या बताएं कि कोई भी दो प्लेट आपस में आके एक दूसरे से या तो आपस में आके एक दूसरे से टकराते, और टकराने के बाद या तो उन दोनों प्लेटों के बीच में टूट फूट की क्रिया होती है, या फिर जो हल्का प्लेट रहता है वो दूसरे प्लेट के नीचे सबडक कर जाता है। ठीक है, अब सारी सीमा में क्या बताया हमने कि कोई भी दो प्लेट है आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं, और यही दूर जाने की क्रिया के कारण जो हमारे भारतीय प्लेट हो गए, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसी तरह से जो भी 7 बड़े बड़े प्लेट है जो हमने बताया था, तो सारे प्लेट क्या हो रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने के कारण अभी सारे प्लेटों में दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, अब सारी सीमा का कारण है। अब सारी सीमा एक कारण है जिसके कारण सारे प्लेटें एक दूसरे क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। रूपांतरित सीमा में क्या बताया कि कोई भी दो प्लेट आपस में एक दूसरे के करीब आके क्षैतिज दिशा में मूव करते हैं, मतलब ऊपर नीचे इस तरह करके मूव करते हैं। तो यहाँ तक रहा मेरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बाद एक आता है गोंडवाना लैंड, या फिर गोंडवाना भूमि भी बोल सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट करना है, कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले जाना होगा। तो सर वहाँ जाना पॉसिबल है क्या 20 करोड़ साल पहले? नहीं, जाना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है। बोल क्या हुआ होगा आज से 20 करोड़ साल पहले। तो उस चीज़ को जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर कुछ प्लेटें थे, जैसे मतलब कुछ क्षेत्र थे। जैसे इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र था, तो भारत था, भारत का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र इसमें शामिल थे। ये हुआ गोंडवाना लैंड में क्या थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र इसमें शामिल था। और ये जो था, ये सारे जो भी क्षेत्र थे ये किस में थे, तो पेंजिया का दक्षिण भाग में स्थित था। ये कहाँ था, पेंजिया का दक्षिण भाग में स्थित था। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया क्या है, तो इन सबको जानेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए कैसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बताया कि आज से 20 करोड़ साल पहले, तो सबसे पहले हुआ ये था ना कि पृथ्वी गर्म था, और गर्म होने के कारण यहाँ पर पहले की जीवन संभव नहीं था। और जब ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, मतलब गर्म अवस्था से धीरे धीरे ठंड अवस्था में आई, तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ 2 प्रकार की सागरों की अवस्थिति पाई गई। बीच में पेंजिया एवं बाहर में पेंथालासा था। क्या था, पेंथालासा। अब ये पेंजिया क्या है और पेंथालासा क्या है, तो पेंजिया जो है सो एक महाद्वीपों से घिरा हुआ एक भाग था। पेंजिया क्या था, महाद्वीपों से घिरा हुआ एक भाग था। और पेंथालासा सिर्फ और सिर्फ महासागरों से घिरा हुआ एक भाग था। अगर हम बात करें पहले की, तो पहले सिर्फ और सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और अभी के टाइम में टोटल 7 महाद्वीप है। तो हम तो पहले की चर्चा कर रहे हैं, पहले कितने महाद्वीप हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका नाम था पेंजिया, और सिर्फ और सिर्फ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पेंथालासा। अब यही पेंजिया जो है, यही पेंजिया को तैथिस सागर, एक सागर का नाम है तैथिस सागर, जो इस पेंजिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। सपोज ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, पेंजिया है। इसको क्या करता है, तैथिस सागर 2 बराबर भागों में बांटता है। ये क्या है, तैथिस सागर। ये तैथिस सागर इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर वाला को देखिए, ये ऊपर वाला लॉरेशिया कहा, ऊपर वाला को लॉरेशिया कहा गया और नीचे वाला को गोंडवाना लैंड बोला गया।
अब देखिए, हमने बताया कि तैथिस सागर इस पेंजिया को दो भागों में बांटा। एक को ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाला को गोंडवाना लैंड बोला गया। अब चूंकि देखिए ये ऊपर की ओर स्थित था, यानी कि ये उत्तर की ओर स्थित है, नीचे वाला दक्षिण की ओर स्थित है। हमने बताया था कि सपोज देखिए, अगर हम अपना डायरेक्शन देखते हैं तो ये मेरा उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण है। अब देखिए यहाँ पर हम बोल रहे कि लॉरेशिया उत्तर ऊपर है, यानी कि देखिए ऊपर है यानी कि उत्तर की ओर स्थित है, और गोंडवाना लैंड दक्षिण में है यानी कि नीचे है यानी कि दक्षिण की ओर स्थित है। तो इसी चीज़ को हम जानते हैं। देखिए लॉरेशिया, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि लॉरेशिया उत्तर की ओर स्थित है और गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर स्थित है। और इन दोनों को जो बीच में बांट रहा है, या फिर इन दोनों को जो बांट रहा है, उसका नाम है तैथिस सागर। अब देखिए यही जो गोंडवाना लैंड है, जो हमारा भारत था, ये शुरू में भारत या फिर और बहुत सारे प्लेट जैसे बोले भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारे जो क्षेत्र थे, ये शुरू में गोंडवाना लैंड का ही क्षेत्र था। कहाँ था? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ गोंडवाना लैंड से हटकर उत्तर की ओर स्थित हो रहा है, उत्तर की ओर जाके शिफ्ट हो रहा है। धीरे धीरे जाके कहाँ शिफ्ट हो गया? उत्तर की ओर, मीन्स किस में? इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक रहा मेरा गोंडवाना लैंड का जो भी टॉपिक था। अब इसके आगे हम जानेंगे कि हिमालय पर्वत जो हमारे भारत के उत्तर की ओर स्थित है, उसका निर्माण कैसे हुआ, या फिर वो वहाँ क्या हुआ, उसका टोटल कार्यकाल देखेंगे, या फिर उसका डीपली अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। एक चीज़ और, हमने शुरू में बताया था कि भारत में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र भी हैं, जैसे कहीं पहाड़ वाले क्षेत्र हैं, कहीं समतल मैदान वाले क्षेत्र हैं। इससे ये चीज़ तो पता चल जाता है, जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते होंगे उनको तो मैदान के विषय में या फिर समतल मैदान के विषय में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। काहे कि दूर दूर तक उनको सिर्फ और सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही दिखता है। जैसे अगर हम लोग अपना बात करें तो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो एक मैदानी क्षेत्र है, और उस मैदानी क्षेत्र में अगर हम दूर दूर तक नज़र डालते तो क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ समतल मैदान दिखता है। और अगर कोई जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे उन्हें क्या दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही दिखता होगा। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है उसको उस क्षेत्र के विषय में काफ़ी बढ़िया नॉलेज होगा। तो इससे भी इस कॉन्सेप्ट को हम इस अपना चैप्टर में जोड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की से यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भारत का भौतिक स्वरूप बोलता क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।